हाय गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो हमने कल किया था एक न्यू सीरीज जिसमें हम क्वेश्चन और आंसर के बेसिस पे बायोलॉजी को पढ़ रहे थे। हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया था। आगे के 10 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हैं, आप देखिए। पहला क्वेश्चन है पादप तथा जंतुकोशा में अंतर, यानी कि हम किसके बेसिस पर पादप तथा जंतुकोशा में अंतर कर सकते हैं, जिसमें आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ओके, पहला ऑप्शन है आपका जंतुकोशा में बड़ी रिक्तिकाएं, यानी कि लार्ज शेप में क्या पाई जाती हैं, इसमें वैक्यूल्स पाई जाती हैं। पादप कोशिका में छोटी रिक्तिकाएं, जंतुकोशा में दृढ़ कोशा भित्ति। दृढ़ कोशा भित्ति का मतलब होता है सेल वॉल, एंड पादप कोशा में दृढ़ कोशा भित्ति। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन सही है द, यानी कि पादप कोशा में दृढ़ कोशा भित्ति। तो हम समझ लेते हैं कि दृढ़ कोशा भित्ति क्या होती है। सबसे पहले तो जो दृढ़ कोशा भित्ति होती है वो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, यानी कि प्लांट सेल में पाई जाती है। और ये जो दृढ़ कोशा भित्ति होती है ये किसी भी कोशा का सबसे पहला यानी कि सबसे बाहरी परत होती है, जिसको कि हम सेल वॉल कहते हैं। और ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है सेलुलोज की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी इसकी कि कब इसको खोजा गया, कब जाना गया। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की एक महीन भाग को काट कर देखा, उसमें कुछ मधुमक्खी की छत्ते जैसी रचनाएं दिखीं, जिसको इन्होंने मतलब कहा नहीं था, जिसको इन्होंने बताया था कि इसकी प्रेजेंस है। ठीक है, तो किसने देखा था? सबसे पहले इसको देखा था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, अब जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है सेलुलोज की। और ये कैसे बनती है? ये प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य से कुछ रिसाव होता है, यानी कि स्रावित पदार्थ का बना होता है। यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो किससे बना होता है? ये बना होता है जो प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य होता है उससे स्रावित होने वाले पदार्थ से। अब ये करता क्या है, इसका काम क्या है? तो ये मैंने बताया कि सबसे बाहरी जो परत होती है वो सेल वॉल होती है। ये जब बन रही होती है तब ये जीवित अवस्था में होती है, लेकिन समय के साथ साथ ही ये इसके अंदर का जो जीवद्रव्य होता है वो समाप्त हो जाता है, यानी कि ये निर्जीव हो जाती है। आपके पेड़ों की जो छालें होती हैं उसी को सेल वॉल कहते हैं। और आपने बहुत अच्छे से देखा होगा कि उसमें बाद में जान नहीं रह जाती है, यानी कि जीवन नहीं रह जाता है। यानी कि जब वो यंग स्टेज में होती है तो उसमें जीवन होता है, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे समय बीतता है ये सेल वॉल निर्जीव हो जाता है। ठीक, मैंने आपको बताया कि ये किससे बना होता है? ये सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है पौधों में? ये करता क्या है? ये प्रतिकूल वातावरण से जो है कि पौधे की रक्षा करता है। एक कोसा से दूसरी कोसा को ये अलग करता है। ठीक है, और कोसा को ये क्या देता है? एक आकार देता है, एक निश्चित आकार देता है और उसको मजबूती प्रदान करता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक बाह्य कंकाल के रूप में पौधे की सबसे पहली परत होती है, सबसे बाहरी परत होती है। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा द, यानी कि पादप कोशा में दृढ़ कोशा भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशा में यह सेल वॉल यानी दृढ़ कोशा भित्ति नहीं होती है। अब बात करते हैं इसके अदर ऑप्शंस की। तो मैंने आपको ये बता दिया कि जंतु कोशा में दृढ़ कोशा भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशा में रिक्तिकाएं छोटी रिक्तिकाएं होती हैं, जबकि जंतु कोशा में बड़ी रिक्तिकाएं, ऐसा आपके ऑप्शन में दिया है। लेकिन इसका जस्ट उल्टा होता है, जंतु कोशा में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं और पादप कोशा में आपकी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। रिक्तिकाओं को हम इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूल्स। ठीक है, ये जो है कि प्लांट सेल में कुछ इस तरह का प्रेजेंट होता है। और जंतु कोशा में ये बहुत छोटी छोटी होती है। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है मिनरल्स, सॉल्ट्स, एमाइड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। और ये क्या करता है? ये कोशा को स्फीति यानी कि टर्गिडी प्रदान करता है। तो आई होप इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो है पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत हम करते हैं? यहाँ बात हम कर रहे हैं कि वो पौधे जिनमें फूल यानी कि फ्लावर लगते हैं, उन पौधों को हम किस ब्रांच के अंदर या फिर किस डिवीज़न के अंदर करते हैं? पौधों
को जब हम क्लासीफाई करने लगते हैं तो इसमें आपके ऑप्शन दिए हैं क्रिप्टोगैम्स, फिनरोगैम्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। तो आप जानते हैं कि जो ये पहला ऑप्शन आपका दिया है क्रिप्टोगैम्स, दूसरा है फेनरोगैम्स, तीसरा है ब्रायोफाइट्स एंड चौथा है टेरिडोफाइट्स। तो जो क्रिप्टोगैम्स होता है, जब हम पौधों को यानी कि जितने भी पौधे इस धरती पे पाए जा रहे हैं उनको जब हम क्लासीफाई करने लगते हैं टेक्सोनॉमी की बेसिस पर, तो हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका क्रिप्टोगैम्स, ठीक, और दूसरा है आपका फेनरोगैम्स, ठीक। तो क्रिप्टोगैम और फेनरोगैम में क्या अंतर होता है कि क्रिप्टोगैम में हम केवल उन पौधों को रखते हैं जो कि थैलस हैं, ठीक है, यानी कि जो थैलोफाइट्स होते हैं। स्टार्टिंग में हम ये कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका पहले है आपका थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ये तीन भागों में क्रिप्टोगैम्स को डिवाइड किया गया है। थैलोफाइट्स में वो पौधे आते हैं जिनकी जो बॉडी की संरचना होती है वो एक थैलस के रूप में होती है, जैसे कुछ इस तरीके की होती है। इसमें पता ही नहीं चलता है कि ये पौधा है, जस्ट लाइक एल्गी यानी कि शैवाल होता है, और कवक होते हैं, लाइकेन होते हैं, ठीक है। तो ये थैलोफाइट्स यानी कि इनकी जो बॉडी होती है वो एक थैलस के रूप में पाई जाती है। ये बहुत ही सिंपल होते हैं, और ये जब पौधों का विकास की बात हम करेंगे तो उसमें ये सबसे पहले पायदान पे आते हैं। यानी कि जो शैवाल होते हैं, लाइकेन होते हैं और कवक होते हैं, सबसे पहले जब पौधों का विकास पृथ्वी पर होने लगा था तो इन्हीं चीज़ों का हुआ था, यानी कि हम इनको आद्य पादप सेल कह सकते हैं, ठीक। ये बहुत ही सिंपल हैं, प्रिमिटिव हैं, ठीक। इनकी जो बॉडी होती है वो जड़, तना, पत्तियों में विभाजित नहीं होती है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये थैलस के रूप में इनकी बॉडी होती है। अब इनका जो जननांग होता है यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कैसा होता है, वो यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय होता है। तो सबसे पहले क्या आते हैं, सबसे पहले आपके आते हैं थैलोफाइट्स। एक मिनट, क्या हो रहा है। हम बात कर रहे थे थैलोफाइट्स की। अब जो क्रिप्टोगैम्स है उसको दूसरे जो तीन भागों मैंने बताया डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। पहला आपका थैलोफाइट्स था जिसमें आपके शैवाल, लाइकेन और फंजाई पाए जाते थे। दूसरा है आपका ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जिनको हम यानी कि हम कह सकते हैं जो कवक थे और एल्गी था, ये ज़्यादातर किस में पाए जाते थे, ये नमी वाले जगहों पे पाए जाते थे। लेकिन अब जो जिसकी हम बात कर रहे हैं यानी ब्रायोफाइट्स की, तो इसको हम क्या कहते हैं, एम्फीबिया ऑफ द प्लांट सेल। यानी कि जो पौधों का विकास होना शुरू हुआ है तो उसमें ये पौधे ऐसे थे जिन्होंने नमी यानी कि जल में जो जीवन था उसको पीछे छोड़कर ये धीरे धीरे टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थलीय जीवन को जीना शुरू किए। तो इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं, एम्फीबिया ऑफ द प्लांट सेल। ब्रायोफाइट्स में आपके क्या आते हैं, मॉस, ठीक है। तो इनका जो विकास है ये हम कह सकते हैं कि थैलोफाइट्स से थोड़ा एडवांस लेवल का था। तो इसमें जो है कि जो जननांग पाए जाते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, और इनको निषेचन करने के लिए यानी कि जो गेमेट्स पाए जाते हैं इसमें, इनको निषेचन करने के लिए फिर भी जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। यही कारण है कि इनको एम्फीबिया ऑफ द सेल यानी कि उभयचर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये रहते तो सूखे वाले स्थानों पे हैं, लेकिन इनको जब निषेचन करना होता है इनके गैमेट्स को, तो उसमें जल बहुत यानी कि वाटर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट्स वाई इनको कहा क्या जाता है, एम्फीबिया ऑफ द प्लांट सेल।
अब हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की। तो टेरिडोफाइट्स ही पहला ऐसा प्लांट होता है जिसमें कि जो आपका जड़, तना और पत्ती होती है, इसमें ये डिवाइड होता है। ठीक, क्या डिवाइड होता है? जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत पाए जाने वाले जितने भी प्लांट होते हैं उसमें जो है पौधा यानी कि पौधे की जो बॉडी होती है वो 3 भागों में डिवाइड होती है, जड़, तना तथा पत्ती में। अभी पीछे जो मैंने ब्रायोफाइट्स और एल्गी की बात करी थी उसमें जो है कि ये चीज़ें नहीं पाई जाती थी। ब्रायोफाइट्स में कुछ ऐसा था कि जो जड़ है उसकी जगह पे क्या पाए जाते थे? राइजोइट्स पाए जाते थे। ठीक है, तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उसमें जो बॉडी होती है वो 3 भागों में डिवाइड होती है, जड़, तना तथा पत्ती में। और इसमें जो है कि वेस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम और फ्लोएम भी पाया जाता है, लेकिन इतना एडवांस लेवल का नहीं होता है। इसमें अभी जस्ट शुरुआत हुई रहती है। उसमें जो आपके फ्लोएम होता है उसमें जो कंपेनियन सेल्स यानी सखी कोशिकाएं होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। जाइलम में क्या होता है? वेसिकल्स, ठीक है, वाहिनिकाएँ जो पाई जाती हैं वो एब्सेंट होता है। और ब्रायोफाइट्स में मैंने आपको बताया वेस्कुलर बंडल का मैंने नाम ही नहीं लिया क्योंकि उसमें वेस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते हैं। तो टेरिडोफाइट्स में आपके वेस्कुलर बंडल भी पाए जाते हैं और वो विकसित भी होते हैं, और क्या उसमें अनुपस्थित होता है ये मैंने आपको बता दिए। और इनका जो जननांग होता है वो भी बहुकोशिकीय होता है और विकसित होता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं आपके फर्न। फर्न किस में आता है? ये आता है आपका टेरिडोफाइट्स में। अब जब फेनरोगैम की हम बात करते हैं, यही वो पौधे होते हैं जिनमें आपका कह सकते हैं कि जड़, तना तथा पत्ती इन पूरे जो पौधा होता है ये 3 भागों में डिवाइड होता है और ये एडवांस लेवल के होते हैं। इनमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इनका जो विकास होता है पौधे का उसमें ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कि इनमें बीज तो पाए जाते हैं लेकिन ये नग्न अवस्था में होते हैं और ये पेड़ों से जस्ट लगे रहते हैं। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? ये एक जिम्नोस का मतलब ही होता है कि नेकेड और स्पर्म का मतलब होता है बीज। नेम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ऐसे पौधे जिनके बीज जो है कि नग्न होते थे और ये पौधों से एज इट इज़ लगे रहते थे। इसमें जो प्लांट पाए जाते हैं ये बहुवर्षीय होते हैं। ठीक, इनमें जो है कि जननांगों की हम बात करते हैं तो इसमें जो ओवरी होती है वो अनुपस्थित होता है। इसमें फलों का निर्माण नहीं होता है लेकिन फूलों का होता है। और जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो बहुत ही एडवांस लेवल के पाए जाते हैं। और इसका दूसरा जो भाग है वो है आपका एंजियोस्पर्म। यानी एंजियोस्पर्म आपका, जब हम पौधे के विकास के बारे में बात करेंगे तो जो सबसे टॉप पोजीशन पे होगा वो होगा एंजियोस्पर्म। इसमें आपके एक वर्षीय, द्विवर्षीय तथा बहुवर्षीय तीनों तरह के प्लांट पाए जाते हैं। इसमें जो है कि ओवरी जो होती है वो प्रेजेंट होती है। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें बीजाणु यानी कि ओव्यूल भी पाए जाते हैं। इसका जो जाइलम और फ्लोएम होता है उसमें मैंने आपको बताया टेरिडोफाइट्स में जो कंपेनियन सेल वगैरह होती है वो एब्सेंट होती है। और लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें नहीं होता है, ये इसमें पूरे एडवांस लेवल के पाए जाते हैं। इस वजह से इसमें सारे पार्ट्स जो है कि बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं। ठीक, इसमें जो फलों और फूलों का निर्माण होता है, एम्ब्रियो पाया जाता है। एम्ब्रियो में पाए जाने वाले जो कॉटिलिडन्स होते हैं यानी बीजपत्र होते हैं उनके बेसिस पर फिर जो है कि इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपके एक बीजपत्री होते हैं और द्विबीजपत्री होते हैं। एक बीजपत्री पौधे में आपका गेहूँ आ जाता है, चावल आ जाता है। ठीक, लेकिन द्विबीजपत्री जिसमें 2 कॉटिलिडन्स, 2 बीजपत्र पाए जाते हैं जैसे कि दालें। ठीक, आई होप आपको इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर पुष्पीय पौधे का हो जाएगा क्रिप्टोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम्स हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? क्रिप्टोगैम्स। फेनरोगैम्स मैंने आपको बता दिया, ब्रायोफाइट्स बता दिए, टेरिडोफाइट्स बता दीजिए। आपको इस क्वेश्चन का आंसर
और इसके जो सारे ऑप्शंस दिए हैं उनको भी अच्छे से मैंने समझा दिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अ। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। बाह्य जीव विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? हम अध्ययन करते हैं जिसमें आपके 4 ऑप्शंस दिए हैं। अन्य ग्रह पर जीवन की, वायु में जीवन की, स्थलीय जीवन, शारीरिक या शरीर विज्ञान। तो जो बाह्य जीव विज्ञान है उसमें हम अध्ययन करते हैं अन्य ग्रह पर पाए जाने वाले जीवन की, यानी कि जो अन्य ग्रह पे अगर पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर भी जीवन पाया जाता है तो उसका जब हम अध्ययन करेंगे तो उसी को हम कहते हैं एक्सोबायोलॉजी। ठीक, यानी कि बाह्य जीव विज्ञान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में हम क्या अध्ययन करते हैं? हम अध्ययन करते हैं बीज का। इसमें 2 ऑप्शन आपके सेम हो गए हैं, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, सॉरी फॉर दैट। बीज का, घास का और फल का, जिसमें आपका आंसर है घासों का अध्ययन हम करते हैं। घासों का अध्ययन हम करते हैं किसमें? एग्रोएस्ट्रोलॉजी में। और फलों का अध्ययन करते हैं हम एंथोलॉजी में। और बीज का अध्ययन हम करते हैं स्पर्मेटोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक ज्ञात पादपों की संख्या लगभग कितनी है? तो कई सारे साइंटिस्ट ने जितने पौधों की खोज करी उनकी जो मात्रा है वो लगभग है आपका 3,43,225, यानी कि अ ऑप्शन इसमें सही है आपका। कौन सा ऑप्शन? अ ऑप्शन। इसमें आपका आंसर था घास। अब हम बात करते हैं वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में अच्छी नस्लों तथा अच्छे बीजों का अध्ययन किया जाता है? तो हम यहाँ भी आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, भ्रौणिकी, पादप प्रजनन विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान और कोशा विज्ञान। चारों ऑप्शन में आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा पादप प्रजनन विज्ञान। पादप प्रजनन विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम? वनस्पति विज्ञान में जो अच्छी नस्लों, वनस्पति में जो अच्छी नस्लें होती हैं तथा जो अच्छे बीज होते हैं उनका अध्ययन हम करते हैं पादप प्रजनन विज्ञान में। इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा ब। ठीक, अगर हम बात करें भ्रौणकी की, तो भ्रौणकी में हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं एम्ब्रियो की। और जीवाश्म विज्ञान में हम ऐसे पौधों को पढ़ते हैं, ऐसे पौधों की स्टडी करते हैं जो अब नहीं है, जो आद्य टाइम पे यानी कि बहुत प्रिमिटिव स्टेज पे पाए जाते हैं और उनकी जो छाप है वो कहाँ पड़ी है? वो है पत्थरों में पड़ी, पत्थरों में पड़ी या फिर बर्फ़ में पड़ी है। जो छाप पड़ी है उसी का जब हम अध्ययन करते हैं, यानी कि जो रिमेन्स पार्टिकल बचे हैं, जो प्रिंट बचा है, जब उसका अध्ययन हम करते हैं, वो पौधे जो अब नहीं हैं पहले के टाइम पे पाए जाते हैं उन्हीं का अध्ययन जब हम करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं जीवाश्म विज्ञान, यानी कि जीवाश्मों का अध्ययन हम कर रहे हैं। ठीक, कोशा विज्ञान और भ्रौणिकी के बारे में मैंने पहले ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि भ्रौणिकी में हम क्या पढ़ते हैं और कोशा विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता है? पादपों में आपका कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो
ऑप्शंस आपके दिए हैं उत्सर्जी तंत्र यानी कि स्क्रीटरी सिस्टम, वृद्धि यानी कि ग्रोथ, प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन, श्वसन यानी कि रिस्पायरेशन। तो आप जानते हैं कि जो पादप होता है उसमें वृद्धि लगातार होती रहती है जीवन पर्यंत, और प्रजनन भी होता है। जब तक प्रजनन नहीं होगा तब तक एक नया पौधा कैसे जन्म लेगा। और आपका जो श्वसन है, श्वसन की क्रिया निरंतर चलती रहती है जब तक किसी भी लिविंग बीइंग में जीवन प्रेजेंट होता है, चाहे वो एनिमल हो या फिर प्लांट हो। यानी कि श्वसन भी पाया जा रहा है, प्रजनन भी पाया जा रहा है और वृद्धि भी हो रही है। प्लांट में क्या नहीं होता है तो वो है आपका उत्सर्जी तंत्र यानी कि स्क्रीटरी सिस्टम प्लांट में नहीं पाया जाता। इसमें आपका आंसर हो जाएगा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। वनस्पति विज्ञान में अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं? हम अध्ययन करते हैं, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, पादपों के लाभदायक प्रभावों का, पादपों के हानिकारक प्रभावों का, पादपों का संपूर्ण अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर हो जाने वाला है पादपों का संपूर्ण अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी में हम किसका अध्ययन करते हैं? हम अध्ययन करते हैं पादपों का, यानी कि प्लांट्स का, पौधों का अध्ययन करते हैं। उनके बारे में पूरी जानकारी जब हम प्राप्त करते हैं या फिर जानने की कोशिश करते हैं तो वो किस ब्रांच के अंतर्गत होता है बायोलॉजी के? वो होता है बॉटनी के अंदर। जूलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं जानवरों का, यानी कि एनिमल्स का हम अध्ययन करते हैं। गुणसूत्र संख्या के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किसके अंतर्गत करते हैं? यानी कि जब हम किसको आधार मानते हैं? क्रोमोसोम नंबर को, यानी गुणसूत्र संख्या को। तो हम पौधों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, किस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं? पहला आपका दिया है ऑप्शन संख्यात्मक वर्गीकी यानी कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, बी है आपका कोशिका वर्गीकी यानी कि साइटोटैक्सोनॉमी, सी है आपका जैव रासायनिक वर्गीकी यानी कि बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी, द है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा आपका साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी में ही हम गुणसूत्र संख्या को जानते हैं और उसी के बेसिस पे पौधों का वर्गीकरण किया जाता है। किसके? क्रोमोसोम संख्या के बेसिस पर। बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी में हम मॉलिक्यूलर लेवल पर अध्ययन करते हैं किसका? जो पौधे में जो मॉलिक्यूल्स, बायो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होता है, फैट्स होते हैं, ठीक है, डीएनए, आरएनए, ये सब जो पाए जा रहे हैं, इनका जो अध्ययन हम करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं? बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी के अंतर्गत। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कोशिका वर्ग की। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका, पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनाते हैं, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म होती है पादपों के अंदर यानी कि पौधों के अंदर, उसमें जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है जिसमें आपके 4 ऑप्शंस दिए हैं, पहला आपका कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा है फैट्स यानी कि वसा, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है इनमें से कोई नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो दिए हैं आपके ऑप्शंस, ये सारे ही एनर्जी गेनिंग कंपाउंड होते हैं, ठीक। यानी कि जो लाइफ होती है, जो जीवन होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो या फिर आपका एनिमल सेल हो, उसको जो एनर्जी प्राप्त होती है इन्हीं तीनों से प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से, ठीक है। लेकिन जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसके? तो इनका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? वो होता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, यानी कि ग्लूकोज के रूप में। तो जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है वो किस में होती है? वो हरे पादपों में होती है। और ये कैसे होती है? ये होती है सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में। और जो पौधों में पाए जाने वाला क्लोरोफिल होता है, यानी कि हरित कवक होते हैं, और CO2, यानी कि ये तीनों ही आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और जल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जल, यानी कि पहला है आपका क्या? सूर्य का प्रकाश। पहला आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, दूसरा है आपका जल, और ये सूर्य के प्रकाश
सूर्य का प्रकाश और इस पौधे में पाए जाने वाले हरित लवक। तब ये क्या बनाते हैं, ये आपका बनाते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज इसमें जो है कि ऑक्सीजन निकलती है प्लस वाटर भी निकलता है। ऑक्सीजन, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो बनता क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनता है और ऑक्सीजन इसी प्रक्रिया में बाहर निकलती है, जो जंतुओं के बहुत ही काम में आती है। यानी कि जब हम श्वसन करते हैं तो हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो हमसे निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को ये रॉ मटेरियल के तौर पे यूज करते हैं, किसमें, फोटोसिंथेसिस पे। कौन यूज करता है, पौधे यानी कि प्लांट। ये बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है जंतु कोसा और पादप कोसा के में। पहला आपका था, मैंने इसी में वीडियो में मैंने आपको बताया है कि दृढ़ सेल जो कोसा भित्ति होती है वो होती है। दूसरा अंतर आपका ये होता है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं, जबकि जंतु कोसाओं में ऐसा नहीं है। अब पादप कोशिका अपना भोजन बनाते क्यों हैं, क्योंकि उसमें पाया जा रहा है हरित लवक, जो कि जंतु कोसा में नहीं पाया जाता है। तो आज के 10 क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से जाना और समझा। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपने इसको एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट के डे में हम 10 क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे। बहुत ही बेसिक बायोलॉजी के ये क्वेश्चंस है, इनको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको कॉम्प्लेक्स बायोलॉजी पढ़ने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 10 क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और लाइफ को एंजॉय करिए। थैंक यू।